नमस्ते। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और गहरी कहानी को डिकोड करने वाले हैं। एक मामूली चोर से लेकर इतने बड़े माफिया बॉस बनने तक का 40 साल का सफर। लेकिन हम इस कहानी को शुरुआत से नहीं बल्कि इसके उस शॉकिंग एंड से शुरू करेंगे जिसने लिटरली पूरे देश को हैरान कर दिया था। जरा सोचिए, सिर्फ 9 सेकंड। 15 अप्रैल 2023 की वो रात, लाइव टीवी पर ब्रॉडकास्ट चल रहा था, पुलिस का कड़ा पहरा था और तभी अचानक 3 नौजवान उस घेरे को तोड़ते हैं और महज 9 सेकंड के अंदर अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की कहानी हमेशा के लिए खत्म कर देते हैं। एक झटके में हुए इस मर्डर ने पूरे भारत को हिला दिया था। आखिर बात यहां तक पहुंची कैसे? तो आइए इस कहानी के पहले चैप्टर यानी माफिया बॉस के उदय पर चलते हैं। इस पूरे क्रिमिनल अंपायर की जड़ों को समझने के लिए हमें 1979 के पुराने इलाहाबाद, जिसे अब हम प्रयागराज कहते हैं, उसके चकिया मोहल्ले में जाना होगा। 17 साल का अतीक 10वीं में फेल हो जाता है, लेकिन उसे भूख थी तो सिर्फ ताकत और पैसे की। 80 के दशक की शुरुआत में मालगाड़ियों से कोयला चुराने से बात शुरू होती है और फिर होती है पहली हत्या। रेलवे ठेकेदारों से जबरन वसूली करते करते 1985 आते आते वो उस दौर के सबसे खूंखार लोकल डॉन चांद बाबा का सबसे खतरनाक शूटर बन जाता है। जुर्म के सारे पैंतरे यहीं से सीखे गए। चैप्टर 2, राजनीतिक सफर की शुरुआत। देखिए, जुर्म का ये रास्ता बहुत जल्दी राजनीति की तरफ मुड़ गया। हुआ ये कि 1986 में यूपी में गैंगस्टर एक्ट लागू हुआ और अतीक पकड़ा गया, लेकिन एक रसूखदार सांसद के सिर्फ एक फोन कॉल ने उसे बचा लिया। बस उसी दिन उसे समझ आ गया कि अगर कानून से बचना है तो खुद सिस्टम का हिस्सा बनना पड़ेगा। अब एक तरफ था उस्ताद चांद बाबा और दूसरी तरफ उसका एम्बिशियस चेला अतीक। 1989 के चुनाव में अतीक ने अपने ही गुरु के खिलाफ निर्दलीय पर्चा भर दिया। ये कोई आम चुनाव नहीं था, ये सत्ता का खूनी खेल था। नतीजा, एक ढाबे पर गोलियों की बारिश हुई, चांद बाबा मारा गया और इसी के साथ अतीक को पहली बार विधायकी मिल गई। 90 के दशक में तो जैसे पूरे सिस्टम को ही हाईजैक कर लिया गया था। लगातार चुनाव जीतने के बाद खौफ इतना बढ़ गया कि रेलवे के सारे टेंडर सिर्फ और सिर्फ एक ही नाम पर छूटने लगे। 120 से ज्यादा शार्प शूटर्स की एक पूरी प्राइवेट आर्मी तैयार हो गई थी। 1995 के मशहूर गेस्ट हाउस कांड में भी इनकी प्रमुख भूमिका रही। और सबसे शॉकिंग बात बताऊं, 1996 में मशहूर व्यापारी अशोक साहू का मर्डर भाई अशरफ ने किया, जबकि सरकारी कागजों में अशरफ उस वक्त बाकायदा जेल में बंद था। मतलब सिस्टम पूरी तरह से उनकी मुट्ठी में था। ये उस वक्त की खौफनाक हकीकत थी कि ये गैंग कितनी बेखौफ हो चुकी थी। चैप्टर 3, टर्निंग पॉइंट। इस अंपायर को लगता था कि उन्हें कोई छू नहीं सकता, लेकिन 2000 के दशक की शुरुआत में हवा का रुख बदला और मायावती सरकार के आने पर पहली बार असली कानूनी चुनौती मिली। अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 1113। साल 2002 में एक बहुत बड़े क्रैकडाउन की शुरुआत हुई और एक ही दिन में 1113 से ज्यादा मुकदमे दर्ज किए गए। इससे बचने और पब्लिक की सिंपैथी लेने के लिए अतीक ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के बाहर खुद अपने ही ऊपर एक बम धमाका करवा लिया। सोचिए, ये कदम दिखाता है कि सिस्टम पर प्रेशर बनाने के लिए वो किस हद तक जा सकते थे। लेकिन कहते हैं ना, एक रणनीतिक भूल सब कुछ बदल देती है। वो भूल हुई 2004 में। फूलपुर से सांसद बनने के बाद अतीक ने अपनी खाली हुई इलाहाबाद वेस्ट की विधायक सीट उपचुनाव में भाई अशरफ को दे दी। लगा कि अब राज दिल्ली से चलेगा। लेकिन चौंकाने वाली बात यह हुई कि अशरफ चुनाव हार गया, और वो भी राजू पाल से, जो कभी खुद इसी गैंग का हिस्सा हुआ करता था। ये सिर्फ एक हार नहीं थी, ये उस गुरूर का टूटना था कि उन्हें कोई हरा नहीं सकता। खौफ का वो तिलिस्म अब दरकने लगा था। और उसी बौखलाहट का नतीजा है ये नंबर 19। 25 जनवरी 2005 को राजू पाल को दिन दहाड़े मौत के घाट उतार दिया गया। शूटर्स ने उन्हें 5 किलोमीटर तक खदेड़ा। रास्ते में 4 पुलिस स्टेशन पड़े, लेकिन किसी ने रोकने की हिम्मत नहीं की। राजूपाल को 19 गोलियां मारी गई और इस पूरे रोंगटे खड़े कर देने वाले मर्डर का एक मुख्य चश्मदीद गवाह था उमेश पाल। चैप्टर 4, ऑपरेशन क्लीन। इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। 2017 में योगी आदित्यनाथ की सरकार आने के बाद राज्य स्तर पर एक बहुत बड़ा पॉलिसी शिफ्ट हुआ। संसदीय इतिहास में दी गई ये घोषणा सीधे तौर पर उस बड़े सरकारी क्रैकडाउन का स्टार्टिंग पॉइंट बनी, जिसने माफिया के इस पूरे स्ट्रक्चर को जड़ से हिलाकर रख दिया।
एक तरह से जांच एजेंसियों को अब खुली छूट मिल चुकी थी। ये क्रैकडाउन बहुत विशाल था। 70 करोड़ रुपए से ज्यादा की अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर चला दिया गया। लेकिन इनका दुस्साहस देखिए, 2018 में एक कारोबारी मोहित जायसवाल को सरेआम किडनैप करके सीधे देवरिया जेल के अंदर बुलवा लिया गया और वहां उसे पीटा गया। मतलब जेल की सलाहों के पीछे से भी अंपायर चल रहा था। फाइनली सुप्रीम कोर्ट को दखल देना पड़ा और 2019 में अतीक को यूपी से बाहर गुजरात की साबरमती जेल में शिफ्ट कर दिया गया। चैप्टर 5 अंतिम अध्याय। अब हम वापस लौटते हैं 2023 की शुरुआत में। 2005 के मर्डर के उसी गवाह को खामोश करने की एक हताश कोशिश ने इस पूरे साम्राज्य के पतन को ट्रिगर कर दिया। सब कुछ ताश के पत्तों की तरह बिखरने लगा। फरवरी 2023 में मुख्य गवाह उमेश पाल का सरेआम मर्डर कर दिया गया। लगा कि शायद फिर से पुराना खौफ कायम होगा, लेकिन इसके बाद पुलिस की जो कड़ी कार्रवाई हुई उसमें बेटा असद मारा गया। मार्च 2023 में पहली बार कानूनी रूप से अतीक को उम्र कैद की सजा मिली और फिर आया अप्रैल 2023 का वो मेडिकल चेकअप और वो खौफनाक शूटआउट। नहीं ले गए तो नहीं गए। जब पत्रकारों ने पूछा कि बेटे के जनाजे में क्यों नहीं जा सके, तो ये उनके मुंह से निकले आखिरी शब्द थे। एक तरह से ये निराशा भरे शब्द 4 दशक तक चले उस आतंक के शासन का बहुत ही खामोश और उदास अंत थे। और बस इसके कुछ ही सेकंड बाद वो हत्या हुई जिसने सबको सन्न कर दिया। लेकिन क्या कहानी सच में यहीं खत्म हो गई? अंतिम जांच में जो बातें सामने आईं वो बहुत चौंकाने वाली हैं। जिन शूटर्स ने हत्या की उन्होंने दावा किया कि वो अपना नाम बनाना चाहते थे, लेकिन जांच एजेंसियों को शक है कि वो सिर्फ मोहरे थे। कई बड़े राजनेताओं और बिल्डरों के राज खोलने की धमकियां दी गई थीं। और सबसे हैरान करने वाली बात, जांच में आईएसआई और लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े होने के तार मिले और ये बात सामने आई कि बॉर्डर पार से ड्रोन के जरिए हथियार सप्लाई किए जाते थे। ये फैक्ट्स इस कहानी को एक बहुत ही अलग और खौफनाक डायरेक्शन में ले जाते हैं। तो आखिर में एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने रह जाता है, क्या वो 3 शूटर वाकई सिर्फ मोहरे थे जिनका इस्तेमाल किसी बहुत बड़े सच को हमेशा के लिए दफनाने के लिए किया गया? क्या इस क्रिमिनल नेटवर्क के असली मास्टरमाइंड हमेशा के लिए छिप गए हैं? जो क्रोनोलॉजी हमने अभी डिकोड की है वो ये सोचने पर मजबूर करती है कि सतह के नीचे अभी और कितना कुछ छिपा है। ये सोचने के लिए वाकई एक बहुत ही गहरा विषय है।